चलिए प्यारे बच्चों नमस्कार। और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक ऐसा टॉपिक जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, चाहे वो मैच द फॉलोइंग करके हो, चाहे वो वन लाइनर हो, चाहे वो स्पेसिफिक एक टॉपिक से रिलेटेड हो। जी हाँ, मैं आज का जो लेक्चर है मेरा, उसके अंदर मैं डिस्कशन बचा करने वाला हूं, पोषण से संबंधित बातें मैं आप लोगों से करने वाला हूं, न्यूट्रिशन से रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूं। 70th बीपीएससी के लिए आपका ये टॉपिक है जो कि क्या है, न्यूट्रिशन, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं पोषण से संबंधित। वहीं सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें तो बाबू इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो जो बेसिक फूड का नीड है हमारा, न्यूट्रिशन होता क्या है, न्यूट्रिशन के फंक्शन क्या है, न्यूट्रिशन का कार्य क्या है। पहला पॉइंट तो हमारा ये रहेगा कि न्यूट्रिशन का हमारा कार्य क्या है, न्यूट्रिशन किस प्रकार से काम करता है। न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बाबू कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे, और हम साथ साथ डिस्कशन आप लोगों से प्रोटीन का भी करेंगे। फिर हम लोग आप लोगों से डिस्कशन जो है वो फैट का भी करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कशन जो है वो विटामिन का भी करते हैं, विटामिन हुआ, और मिनरल यानी खनिज का भी डिस्कशन हम लोग करेंगे। हमारी ये क्लास बाइलिंगुअल होती है जैसा कि आप लोग जानते हैं, और जो भी बेहतरीन से बेहतरीन जो कंटेंट होता है वो हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। तो मैं आप लोगों से क्या क्या डिस्कशन करने वाला हूं वो मैंने आपके सामने लिखा है। तो चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन को हम लोग देखते हैं। जैसे अक्सर सबसे बड़ा एक इशू आता है कि लोगों को यही समझ नहीं आता कि उनको खाना क्या है ना। ये चैप्टर सिर्फ ये नहीं कि आपके लिए एग्जाम के लिए जरूरी है, ये चैप्टर आपकी लाइफ के लिए भी जरूरी है। अगर आपको इस चैप्टर में ये समझ आएगा कि आप लोग को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये सब बातें आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर समझ आएंगी। टॉपिक बेसिकली क्या है, टॉपिक ये है जहां से सबसे ज्यादा आप लोग के क्वेश्चन रेलेवेंट है, क्वेश्चन जहां से बनते हैं, ये वो टॉपिक है। जैसे मैंने बात किया अभी कि न्यूट्रिशन का काम क्या है, सबसे पहला ही काम है बच्चा, पहला ही टॉपिक है जो न्यूट्रिशन होते हैं, पोषक तत्व जो होते हैं हमारे, जो हम खाते हैं, उनका काम क्या है। ठीक है, 6th क्लास में सेकंड चैप्टर में बताई गई हैं ये बातें। जब आप 6th क्लास में जाएंगे, 6th क्लास के एनसीईआरटी खोलेंगे तो सेकंड चैप्टर में ये बातें बताई गई हैं। लेकिन सेकंड चैप्टर से आते आते फिर ये 10th क्लास में बहुत एक्सप्लेन किया गया है, 10th क्लास के एनसीईआरटी में, और फिर 12th क्लास के एनसीईआरटी में थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन डाला गया है। तो मैं कोशिश करूंगा 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक जहां भी न्यूट्रिशन आया है, जो भी एग्जाम रेलिवेंट चीजें हैं, वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर सबकी सब आप लोगों को बताई जाए। ठीक है जी, देखिए मैं न्यूट्रिशन की मैं यहां बात कर रहा हूं। न्यूट्रिशन के काम क्या है, न्यूट्रिशन को ना 4 काम में बांटा गया है। न्यूट्रिशन 4 प्रकार के काम करता है बच्चा, न्यूट्रिशन 4 प्रकार के काम करता है। ठीक है, नंबर 1, न्यूट्रिशन प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे पहला ही पॉइंट है इसका कि ये ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा इसका काम है बच्चा कंट्रोल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, जो उपापचयी अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, उपापचयी अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। यह है बच्चा प्रोवाइड बॉडी बिल्डिंग, शरीर का निर्माण करता है और हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी। ठीक है बच्चा,
एंटीबॉडी जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उनको बनाने में भी सहायता करता है। रोगों से लड़ने की क्षमता बनाने में सहायता करता है। ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता बनाने में सहायता करता है। अब आप कहें कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रिएंट्स इसको करने में कौन सा यूज होता है? क्योंकि सर हम लोगों ने तो पढ़ा था कि जो पोषक तत्व है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि आपने अभी पिछली स्लाइड पर भी बताया, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है जी, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, आपने अभी तो बताई ये सारी चीजें होती हैं, मिनरल भी होता है। तो हमें कैसे पता चले कि जो एनर्जी देने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो कौन सा है? तो एनर्जी देने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है वो कौन सा है, हमें कैसे पता चले? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो बाबू एक बात समझिए, यहां पर जो एनर्जी देने वाला है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। सबसे ज्यादा एनर्जी जो शरीर को मिलती है, और फैट होता है। ये दो न्यूट्रिएंट्स हैं जो एनर्जी देने का काम करते हैं। ठीक है, ये दो न्यूट्रिएंट्स है, किसका काम करते हैं? एनर्जी को देने का ये काम करते हैं। फिर वहीं अगर बात करूं जो कंट्रोल मेटाबॉलिज्म रिएक्शन, जो पूरे दिन में आपकी बॉडी में रिएक्शन चल रही है, खाने पीने की रिएक्शन, आप जैसे सांस लेते हो वो रिएक्शन, आपकी बॉडी में डाइजेशन चलता है वो रिएक्शन, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स जो भी डाइजेस्ट होकर के सेल तक पहुंचते हैं वो रिएक्शन, सेल के अंदर जो है वो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ ब्रेक डाउन होता है वो रिएक्शन, तमाम प्रकार की जो रिएक्शंस हैं। और कुल मिलाकर के अगर टोटल रिएक्शन को देखें तो पूरे दिन में 5000 से ज्यादा रिएक्शन आपकी बॉडी में होती हैं, 5000 से ज्यादा रिएक्शन। अब वो सब रिएक्शन जो है, वो सब रिएक्शन है बच्चा, वो सब रिएक्शन करने के लिए कौन काम करता है? उन सब रिएक्शंस को करने के लिए करने का काम करता है यहां पर कौन बचा? जो विटामिन है। विटामिन अगर बॉडी के अंदर, जिसे हिंदी में विटामिन कहा जाता है बच्चा, विटामिन मैं लिख देता हूं यहां पर, जिसे हिंदी में विटामिन कहा जाता है, ये विटामिन हुआ। और या फिर हम दूसरा मिनरल की बात करते हैं, जो मिनरल हुआ, खनिज हुआ, इनका काम क्या है बच्चा? इनका काम है जो शरीर में होने वाली रिएक्शंस हैं उनको कंट्रोल करने का। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूं प्रोवाइड बॉडी बिल्डिंग, तो बाबू यहां एक बात समझिए, ये आपको भी पता होगा, इस शरीर का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? इस शरीर का निर्माण, इनमें से अगर मैं न्यूट्रिएंट्स की बात करूं तो किसके द्वारा हुआ है? प्रोटीन के द्वारा। आप बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को जानते होंगे। जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा प्रोटीन लेते हुए, उनको प्रोटीन का कंजप्शन करते हुए उनको देखा होगा बच्चा। अब उसके बाद अगर एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी बनाने में सहायता कौन करता है? एक तो प्रोटीन करता है और बाबू एक विटामिन करता है। ठीक है, याद रखिएगा, प्रोटीन और विटामिन ये काम करते हैं, दो प्रोटीन और विटामिन ये हेल्प करते हैं एंटीबॉडी को बनाने के। ठीक है, तो यहां तक मैंने एक वो पैराग्राफ टाइप नहीं लिखवाया आप लोगों को कि आप लोगों को बस पैराग्राफ टाइप लिखवा दिया आप याद करते हो, नहीं, बिल्कुल साफ। सबसे पहले प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा देने वाला कौन है, फिर उसके बाद कंट्रोल मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, मेटाबॉलिज्म मैंने अभी आपको बताया, उनको कंट्रोल करने वाला कौन है, एनर बॉडी बिल्डिंग देने वाला कौन है, और जो बॉडी के अंदर फॉर्मेशन होता है एंटीबॉडी का, उनको बनाने के लिए सहायता करने वाला। ठीक है बच्चा, तो ये बिल्कुल एक एक करके मैंने आपके सामने ये चीजें रखी हैं। अगर मैं सिर्फ इस स्लाइड की बात करूं तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से देखेंगे तो इस स्लाइड में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, मिलेगा भी। ठीक है बच्चा, चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट पर एक एक करके डिस्कशन करेंगे, जितने भी हैं सबका डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं कार्बोहाइड्रेट, और बाबू कोशिश करूंगा कि आपको बहुत बेसिक सा पढ़ा करके इतना जरूर बता दूं
ताकि आप लोग एग्जाम में अगर इन क्वेश्चंस को देखें तो सबसे पहले आप लोग उनको टैकल करें। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से कोशिश करूंगा आप लोग को समझाने की। देखो बच्चा, सबसे पहला पॉइंट, जो बेसिक यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है जी। कार्बोहाइड्रेट को छोटी फॉर्म में कार्ब भी कह सकते हैं। कार्ब की सबसे छोटी इकाई या बेसिक इकाई क्या होता है? क्या बात बताइएगा, क्या होता है? ग्लूकोज होता है। ठीक है बच्चा, और ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, आपके सामने है सब कुछ। अब देखो बच्चा, ग्लूकोज के फॉर्मूला आपके सामने है, ग्लूकोज सबसे छोटी इकाई है कार्ब की। एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूं। अगला क्वेश्चन, हमसे अगर यह पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट किससे बना होता है, तो कार्ब कंटेन किससे? कार्बन से। किससे? हाइड्रोजन से। किससे? ऑक्सीजन से। कार्बन से, हाइड्रोजन से और बाबू ऑक्सीजन से। जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की हम लोग बात करें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बात करें, तो कार्बन हुआ, हाइड्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये तीन जब आएंगे तो समझ लीजिएगा एक कार्बोहाइड्रेट तैयार हो गया है। अब ये जब मिलते हैं तो किसी ना किसी रेशियो में मिलते हैं, किसी ना किसी अनुपात में मिलते हैं। रेशियो, अनुपात, क्या अनुपात होगा? 1:2:1 ये होगा बच्चा। 1:2:1 ये हमारा रेशो रहेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रही हैं बातें? 1:2:1 हमारा आंसर रहेगा। जब 1:2:1 हमारा आंसर है, अब देखिए अगर इसको भी मैं कैलकुलेट करूं तो क्या हमारा आंसर 1:2:1 ही आया? कहेंगे जी सर बिल्कुल करेक्ट आया। बच्चा जहां भी आप लोगों को ये रेशियो दिखाई देगा समझ लीजिएगा वो कार्बोहाइड्रेट है हमारा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं बच्चा, जैसे आपकी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है ना, आपकी बॉडी में जो एनर्जी मिलती है, अगर मैं सिर्फ एनर्जी की बात करूं तो जो आपकी बॉडी को एनर्जी मिल रही है, सबसे ज्यादा एनर्जी किस न्यूट्रिएंट से मिलती है? अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन है जो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, तो बाबू वो अकेला जो है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। अब आप कहेंगे सर वो कैसे? कहना भी चाहिए, क्योंकि हर पॉइंट में क्वेश्चन आएगा ना, तब समझ लीजिए आप हमारे लेवल तक बात कर रहे हो, क्योंकि हमारा और एग्जामिनर का लेवल एक होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर भी बात बात पर क्वेश्चन कर रहा है तो हम भी करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए बच्चा, यहां पर देखिए कि यहां अगर हमसे यह पूछा जाए कि आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, किससे? आपको टोटल जो कार्बोहाइड्रेट आपकी बॉडी में उससे कितनी ऊर्जा आपको मिलती है, तो बाबू यहां पर देखिए, यहां मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूं आपके सामने, टोटल एनर्जी, या आप ऐसे देखें, कार्ब प्रोवाइड 50 to 79% ऑफ, या 50 to 79% एनर्जी ऑफ टोटल एनर्जी, ऑफ टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा का, यहां पर लिखेंगे कार्ब देता है कितना? कुल ऊर्जा का 50% से 79% तक, 50% से 79% तक कौन देता है बाबू? हमारा कार्ब एनर्जी। मान लीजिए अभी आपकी बॉडी में 100% एनर्जी है, तो उस 100% एनर्जी में से कार्ब ने कितने दिया है? कार्ब ने आपको एनर्जी दी है 50 से 79%।
50 से 79% तक एनर्जी किसने दी है? कार्ब ने आप लोगों को दी है। तो ये है हमारा एक कार्बोहाइड्रेट का पार्ट। ठीक है, आप देखें 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन अभी तक मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं, फिर बात करते हैं बच्चा पर डे हमें पर डे देखिए ध्यान से समझिएगा, पर डे कार्ब कितना लेना चाहिए? पर डे जो कार्ब इनटेक करना चाहिए, लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए? पर डे हमें कार्ब लेना चाहिए बाबू 325 से 350 ग्राम तक, ये पर डे कार्ब हमें लेना चाहिए। फिर आगे अगर आगे मैं और चलूं तो 1 ग्राम कार्ब के अंदर कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है? 1 ग्राम कार्ब के अंदर 4.2 कैलोरी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। 1 ग्राम कार्ब जो है वो 4.2 कैलोरी ऊर्जा बनाता है, ये 1 ग्राम कार्ब बनाता है। इसके बाद देखिए बच्चा, थोड़ा सा मैं और आगे चलूं तो हम एक क्वेश्चन और ढूंढेंगे कि अगर मैं बात करूं बच्चा इसका कार्ब का डाइजेशन ऑफ कार्ब, आपके शरीर में जो कार्ब का पाचन है वो कैसे होता है, कहां होता है? 2 चीजें लेकर आऊंगा, कैसे होता है और कहां होता है। तो बच्चा जितना भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट इनटू बदल जाता है किसके अंदर? ग्लूकोज के अंदर बदल जाता है। लेकिन क्वेश्चन वही ना कि बदलता कहां है, क्वेश्चन तो वही है कि ये बदलता कहां है। ये क्वेश्चन वही हमारे सामने कि ये बदलता कहां है। तो देखो बच्चा कहां बदलता है, बहुत अच्छे से समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल रहा है? ग्लूकोज में बदल रहा है। कार्बोहाइड्रेट किस में बदल रहा है? ग्लूकोज में बदल रहा है। तो देखो बच्चा, जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में बदल रहा है तो आपके सामने क्या आया, कहां? सबसे पहले इसका पार्शियल डाइजेशन होता है, पूरा नहीं बदलता। एक जगह ऐसी है जहां आंशिक पाचन होता है इसका, लिखते हैं सबसे पहले पार्शियल डाइजेशन, आंशिक पाचन की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है बच्चा, पार्शियल डाइजेशन कहां होता है? पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन देखो आप लोगों ने मान लीजिए रोटी खाई, रोटी का एक टुकड़ा खाया ना, तो उसमें से 30% कार्ब का पाचन हमारी इस बक्कल कैविटी, ये जो हमारा मुख गुहा जिसे आप कहते हैं ना माउथ, इसी के अंदर हो जाता है। बाकी 70% वो छोटी आंत में जाकर के डाइजेस्ट होता है। तो सबसे पहले अगर पार्शियल डाइजेशन की बात करें तो कहां होता है बच्चा? बक्कल कैविटी में होता है। बक्कल कैविटी कहा जाता है इसे, मुख गुहा आप लोग कह सकते हो, मुख गुहा। मुख गुहा में कौन करता है? मुख गुहा के अंदर स्लाइवा करता है, स्लाइवा जिसे लार कहा जाता है। अब मुख गुहा स्लाइवा, स्लाइवा में ऐसा क्या होता है, कौन सा एंजाइम का हेल्प करता है इसको? एंजाइम, जो एंजाइम क्या होते हैं? जो पचाने में सहायता करते हैं, है ना। तो कौन सा एंजाइम हेल्प करता है? अमाइलेज, या आप लोग इसमें टाइलिन लिख सकते हो इसको, टाइलिन, टाइलिन अमाइलेज इसका पूरा नाम है, टाइलिन अमाइलेज। ठीक है बच्चा, 2 एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोजाइम और टाइलिन अमाइलेज। तो ये हेल्प करते हैं किसके लिए? स्लाइवा के अंदर ये पाए जाते हैं, बक्कल कैविटी स्लाइवा के अंदर होता है। तो ये आंशिक पाचन का काम करते हैं। अब आंशिक पाचन में कितने प्रतिशत होता है डाइजेस्ट? 30% कार्ब डाइजेस्ट होता है, 30% कार्ब का पाचन होता है, 30% कार्ब का पाचन होता है। कहां पर? पार्शियल डाइजेशन के अंदर। दूसरा देखिए बच्चा, अब ये हुआ हमारा पार्शियल डाइजेशन, लेकिन वहीं हम लोग बात करें अगर फाइनल डाइजेशन की, ठीक है बच्चा, वहीं अगर हम लोग फाइनल डाइजेशन की बात करें, अंतिम पाचन की बात करें, तो अंतिम पाचन कहां होता है? अंतिम पाचन छोटी आंत के अंदर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बच्चा, और इसका नहीं, हर किसी का अगर आपसे ये पूछा जाए ना, सबका
फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में ही होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत में कौन करता है? छोटी आंत के अंदर जो एक एंजाइम पाया जाता है बच्चा, अमाइलेज जिसका नाम है। देखिए दोनों एंजाइम सिमिलर आप देख रहे होंगे, अमाइलेज। इस अमाइलेज का सिक्रीशन होता है, कौन करता है इसका सिक्रीशन? इसका सिक्रीशन यानी ये कहां से मिला? ये मिलता है बच्चा पैनक्रियाटिक जूस, जो अग्नाशय रस होता है उससे ये मिलता है, पैनक्रियाटिक जूस से, अग्नाशय रस से। मैंने बिल्कुल हर पॉइंट को एक एरो के साथ आप लोगों को लिखा है, आप लोगों के सामने दोनों वर्ड में लिखा है बच्चा। तो यहां देखिए जो पार्शियल डाइजेशन है वो 30% कार्ब का पाचन हुआ। कहां पर? बक्कल कैविटी में हुआ। किसने किया? सलाइवा ने किया। सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? अमाइलेज, टाइलिन अमाइलेज पाया जाता है, और दूसरा लाइसोजाइम पाया जाता है। ठीक है। फाइनल डाइजेशन कहां हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। किसने किया? अमाइलेज ने किया। और किसके द्वारा हुआ? अमाइलेज किसके द्वारा सिक्रीट होता है? पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा अमाइलेज सिक्रीट होता है। तो ये दो पोर्शन मैंने आपके सामने रखे हैं, एक तो पार्शियल डाइजेशन और एक बाबू फाइनल डाइजेशन, ये मैंने आपके सामने यहां पर रखा है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो आप देखिए मैंने आपके सामने डाइजेशन ऑफ कार्ब की बात मैंने आपके सामने की है कि डाइजेशन ऑफ कार्ब होता कैसे है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया। देखो बच्चा, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन तो आप सबको पता ही है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कोई ही बच्चा होगा जो इसका फंक्शन नहीं जानता होगा। कार्ब का कार्य, कार्ब का काम क्या है? कार्ब का काम है हमारी बॉडी में ऊर्जा प्रदान करने का, ऊर्जा देने का, ऊर्जा देता है, प्रोवाइड एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करता है। फिर अगर बात करें बच्चा यहां पर देखिए, फिर अगर बात करें, मैं आपसे डिस्कशन करूं कि ऊर्जा देता है, प्रोवाइड एनर्जी, लेकिन अगर अगर ये एक्सेस हो जाए, एक्सेस ऑफ कार्ब हो जाए तो क्या होगा? कार्ब की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है बच्चा। तो क्या होता है? अगर कार्ब की मात्रा बढ़ गई तो क्या होगा बच्चा? ओबेसिटी हो जाएगा, मोटापा, है ना। कार्ब की मात्रा बढ़ गई तो मोटापा, डायबिटिक पेशेंट होने लग जाएंगे, यानी डायबिटीज जैसे समस्याएं देखने को मिलेंगी। किसकी वजह से? कार्ब ज्यादा होने की वजह से। लेकिन वहीं अगर कार्ब कम हो गया तो क्या होगा? तीसरा पार्ट लिखता हूं बच्चा, डेफिशिएंसी अगर हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ कार्ब, यानी कार्ब की कमी हो गई। कार्ब ज्यादा होने से क्या होगा? ओबेसिटी। कम होने से क्या होगा? भाई कार्ब क्या कर रहा है? ऊर्जा दे रहा है, इंसान को चलते हुए को चक्कर आने लग जाएंगे, है ना। तो यानी यहां पर लैक ऑफ एनर्जी हम लोग लिखेंगे, लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी हो जाती है शरीर में, लैक ऑफ एनर्जी इन ह्यूमन बॉडी, इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है बच्चा। तो यहां पर मैं लिखूंगा शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। ठीक है बच्चा, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है। तो एक ये छोटा सा पार्ट है हमारा, छोटा सा पोर्शन है जो मैंने आपसे डिस्कशन किया है कि पहला क्वेश्चन तो फंक्शन क्या है? फंक्शन क्या है? ऊर्जा देने का। दूसरा बच्चा, कार्ब ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? मोटापा होगा। तीसरा, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? डेफिशिएंसी हो जाए तो लैक ऑफ एनर्जी होगी ह्यूमन बॉडी के। ठीक है बाबू, ये आपके सामने एक आंसर मैंने लिखा है। ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि सर देखो हम लोगों ने है ना 12th क्लास में साइंस पढ़ा है, और वहां पर जब एक चैप्टर आता था 12th क्लास में, जो सेकंड जो पार्ट ऑफ एनसीईआरटी का, उसमें बायोमोलिक्यूल करके एक चैप्टर होता था।
ठीक है, उसके अंदर कार्ब पढ़ाया जाता था। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि ये मोनोसेक्राइड होता है, ओलिगोसेक्राइड होता है, पॉलीसेक्राइड होता है। तो मैं कोशिश करता हूं उसको बड़े सिंपल भाषा में आप लोगों को समझा दूं, ताकि वो बच्चा भी सीख ले जिन्होंने कभी साइंस नहीं पढ़ी। क्योंकि मेरी क्लास की एक सबसे स्पेशलाइजेशन ये होती है बच्चा, मैं इस तरीके से पढ़ता हूं क्योंकि मैं पढ़ता हूं, है ना बच्चा। क्योंकि अगर मैं आप लोग को पढ़ाने लग जाऊंगा ना, तो मैं एक एज अ टीचर की तरह रिएक्ट करूंगा। तो कुछ वर्ड ऐसे आएंगे जो बिल्कुल आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गए, लेकिन मैं पढ़ता हूं। तो अगर मेरे को कितने बेहतरीन तरीके से चीजों को पढ़ना है, उनको अगर मेरे को देखना पड़ेगा, तो मैं बड़ा बेसिक जाकर के चीजों को पढ़ने की कोशिश करता हूं। ठीक है बच्चा। तो यहां पर देखिए, मैं एक ही स्लाइड के अंदर आपको ये सारी चीजें बताता हूं। मैं टाइप ऑफ कार्ब आपके सामने लिखता हूं बच्चा, टाइप ऑफ कार्ब मैं आपके सामने लिखता हूं कि कार्ब के प्रकार, यहां मैं लिख देता हूं कार्ब के प्रकार बच्चा, है ना। कार्ब के प्रकार, कार्ब को हम दो पार्ट में बांटते हैं, सॉरी 3 पार्ट में बांटते हैं। कार्ब को बच्चा हम 3 पार्ट में यहां पर बांटेंगे। ठीक है, नंबर 1 ध्यान से देखिए, नंबर 1 कार्ब, एक का नाम रखा मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड। एक का नाम रखा बच्चा डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड। एक का नाम रखा पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। मैं अगर मोनोसेक्राइड की बात करूं, मोनोसेक्राइड की बात करूं बच्चा, मोनोसेक्राइड क्या होता है, जिसमें एक कार्ब हो, एक कार्ब पाया जाता है। डाइसेक्राइड क्या होता है, जिसमें 2 कार्ब होते हैं। और पॉलीसेक्राइड क्या होता है बच्चा, जहां 2 से ज्यादा कार्ब हो, मोर देन 2। मोर देन 2। ठीक है जी, बहुत सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि कौन से होते हैं पॉलीसेक्राइड, तो मैं यहां 2 एग्जांपल लिख भी देता हूं। सेलुलोज लिख देता हूं और स्टार्च लिख देता हूं। कोई अगर आपसे ये पूछे कि सर डाइसेक्राइड कौन से होते हैं, तो हम लोग यहां पर सुक्रोज का नाम लेंगे, हम लोग यहां पर लैक्टोज का नाम लेंगे, हम लोग यहां पर माल्टोज का नाम लेंगे, माल्टोज का नाम लेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछे सर मोनोसेक्राइड के भी एग्जांपल दे ही दो अब तो, अगर आप हमसे पूछें तो मैं कहूंगा ग्लूकोज, दूसरा मैं कहूंगा फ्रक्टोज, तीसरा मैं कहूंगा गैलेक्टोज, गैलेक्टोज। ठीक है बच्चा, मैंने यहां पर आप लोगों के सामने सबके नाम अलग अलग लिखे हैं। ठीक है बच्चा, सेलुलोज और स्टार्च एक ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनके अंदर 2 से ज्यादा कार्ब पाया जाता है। डाइसेक्राइड में सुक्रोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें क्या पाया जाता है, जिनके अंदर 2 कार्ब पाया जाता है, और जिनमें 1 कार्ब पाया जाता है, ग्लूकोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ और गैलेक्टोज हुआ, इनके अंदर क्या है बच्चा, 1 कार्ब इनके अंदर पाया जाता है। यहां तक पिक्चर क्लियर है, सुनते जाइएगा आप। देखो बच्चा बहुत अच्छे तरीके से, चलिए पहले इनकी बात करते हैं। ये इसके अगर मैं सोर्स की बात करूं, स्रोत की बात करूं बच्चा, तो इसका सोर्स सबसे अच्छा है पोटैटो, पोटैटो हुआ, राइस हुआ, व्हीट हुआ, है ना, मेज हुआ, मेज, बाजरा हुआ। ठीक है बच्चा, इनके अंदर ये सबसे ज्यादा पाए। फिर वहीं अगर सेलुलोज की बात करूं, तो सेलुलोज कहां पाया जाता है, सेलुलोज का सोर्स क्या है, सेलुलोज सेल वॉल में पाया जाता है बच्चा, कोशिका भित्ति में, कोशिका भित्ति। अब कोशिका भित्ति कहां होती है, आप कहेंगे सर कोशिका भित्ति तो हम लोगों ने पहली बार सुना है। कोशिका भित्ति होती है बच्चा प्लांट के अंदर, प्लांट सेल,
तो इसका मतलब ह्यूमन में ये पाया नहीं जाता। बाबू ह्यूमन के अंदर ये कब काम करता था, जब हम लोग पकी हुई चीजें, यानी मैं अगर एग्जांपल दूं, जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, जब कच्ची चीजें हम लोग खाते थे, घास फूस हम लोग ज्यादा खाते थे, तो तब उस समय ये सेलुलोज हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता था। सेलुलोज को डाइजेस्ट कौन करता था? अपेंडिक्स, नाम सुना होगा अपेंडिक्स। अपेंडिक्स उस डाइजेशन का काम करता था। हमारी बॉडी में डाइजेशन का काम कौन करता था? अपेंडिक्स करता था। ठीक है बच्चा। लेकिन अब हम पकी हुई चीजें खाते हैं, आग से पकाई हुई पके हुई सारी चीजें खाने लग गए। जब पकी हुई चीजें खाने लग गए तो धीरे धीरे अपेंडिक्स भी कम हो गया हमारी बॉडी में। अपेंडिक्स का जो साइज है वो छोटा होता चला गया, और आने वाला समय ऐसा होगा कि अब अपेंडिक्स का काम धीरे धीरे हमारी बॉडी से खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा। फिर वहीं अगर मैं बात करूं सुक्रोज की, लैक्टोज की और माल्टोज की बात करूं, तो सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज में क्या होता है? देखिए सुक्रोज किससे बनता है? सुक्रोज 2 यूनिट से, लिखा है ना 2 कार्ब। 2 कार्ब कौन कौन से होते हैं? एक होता है बच्चा ग्लूकोज होता है, और एक होता है फ्रक्टोज। जी हाँ, ये दोनों देख रहे हो ना, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, इन दोनों से मिलकर के बनता है। इसके सोर्स क्या क्या होते हैं? सोर्स होते हैं किसके? ग्लूकोज के और फ्रक्टोज के। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के सोर्स क्या क्या होते हैं? हनी हो गया, शुगर केन हो गया, ठीक है, फ्रूट हो गए, ये इसके सोर्स हैं। ठीक है। और अगर हमसे ये पूछा जाए, कोई पूछे एक क्वेश्चन कि सबसे मीठा कार्ब कौन सा होता है, स्वीटेस्ट कार्ब कौन सा होता है, सॉरी 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 सॉरी, मैं अपनी बात को वापस लेता हूं। अगर हमसे कोई पूछे टेबल शुगर कौन सा होता है, तो होता है सुक्रोज। टेबल शुगर इसे ही कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है बच्चा। सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब बात करते हैं लैक्टोज की। लैक्टोज भी 2 कार्ब से बनना है। कौन कौन से कार्ब से बनना है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से। गैलेक्टोज देखिए, गैलेक्टोज देख रहे हो, है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। और लैक्टोज आप देखते हो कि लैक्टोज किस में पाया जाता है? जो मिल्क या मिल्की प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो बाबू मैं इसके अगर सोर्स की बात करूं तो यहां मैं लिख सकता हूं मिल्क हो गया, है ना, मिल्की प्रोडक्ट हो गए, जो भी दुग्ध उत्पाद है, जो भी दुग्ध उत्पाद है बच्चा, उनके अंदर ये पाया जाता है। जो भी दूध से बने हुए उत्पाद हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। इसके बाद में बात करता हूं बच्चा माल्टोज की। तो माल्टोज किससे मिलकर के बनता है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलकर के बनता है। ठीक है बच्चा, ग्लूकोज और ग्लूकोज से मिलता है, बनकर के ये मिलता है। अब ग्लूकोज जब और ग्लूकोज से ही बनाया जाता है तो इसके सोर्स क्या होंगे? जितने भी ड्राई फ्रूट आप लोग खाते हो वो सब इसके सोर्स है बच्चा। ड्राई फ्रूट्स जितने भी हैं वो सब इसके सोर्स हैं। किसके सोर्स हैं? हमारे माल्टोज के सोर्स हैं। माल्टोज 2 ग्लूकोज को मिला करके माल्टोज को बनाया जाता है ना। ये प्राकृतिक है, ऐसा नहीं मत समझिए कि इसको हम घर बना रहे हैं। फिर उसके बाद बात करें बच्चा ग्लूकोज के बारे में, तो ग्लूकोज के बारे में एक कहानी ये सबसे पहले की जाती है। एक पॉइंट ये लिखा जाता है बच्चा, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है ये। इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर, तुरंत प्रभाव से ऊर्जा देने वाला। आप लोगों ने देखा होगा अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले क्या लगाता है? ग्लूकोज का ड्रिप हमें चढ़ाता है, क्योंकि डॉक्टर को पता है कि सबसे ज्यादा अगर सबसे पहले अगर कोई एनर्जी मिल सकती है तो किससे मिल सकती है? ग्लूकोज से मिल सकती है। तो इसका एक सबसे इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर की अगर बात करें तो कौन है? ग्लूकोज है बच्चा। इसके बाद में अगर थोड़ा सा आगे चला, इसके बाद अगर थोड़ा सा आगे चला तो इसके सोर्स की मैं बात करूं बच्चा तो देखिएगा सबके अंदर ही ग्लूकोज है। सुक्रोज भी, माल्टोज भी, फ्लैक्टोज भी, सबके अंदर ही सुक्रोज है। तो यहां इसके सोर्स में आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे मैंने एक एक करके मैं इसमें से हनी लिख लिया, इसमें से मिल्क लिख लिया, और लास्ट में से ड्राई फ्रूट्स लिख लिया, है ना, और लास्ट में जाकर के उसमें लिख दिया मैंने एटसेट्रा।
क्योंकि ये तो सबके अंदर है। फिर वहीं अगर फ्रक्टोज की बात करूं तो फ्रक्टोज से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है बच्चा, सबसे मीठा कार्ब। अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे मीठा कार्ब कौन सा है, सबसे मीठा कार्ब है हमारा फ्रक्टोज। कौन सा है सबसे मीठा कार्ब? फ्रक्टोज हमारा सबसे मीठा कार्ब है। ठीक है बच्चा, और इसमें हमारा नाम आता है कि फ्रक्टोज सबसे मीठा कार्ब है। ध्यान से समझिएगा। और बच्चा जब सबसे मीठा कार्ब है फ्रक्टोज, और फ्रक्टोज का जो सोर्स है वो क्या है? फ्रक्टोज का सोर्स है बच्चा, वैसे तो बेसिक यूनिट किसकी है? ये सुक्रोज की है। ग्लूकोज तो सबकी बेसिक यूनिट है, लेकिन फ्रक्टोज किसकी बेसिक यूनिट है? सुक्रोज की बेसिक यूनिट है। वहीं अगर इसके सोर्स की बात करूं तो बच्चा इसका सोर्स आता है हनी, इसका सोर्स आता है शुगर केन, इसका सोर्स आता है कौन? फ्रूट्स इसके सोर्स हैं, ये इसके सोर्स हैं। फिर गैलेक्टोज की बात करें तो गैलेक्टोज का सोर्स कौन है? गैलेक्टोज सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज का पार्ट है, जो कि मिल्क या मिल्की प्रोडक्ट से मिलता है बच्चा, मिल्क और मिल्की प्रोडक्ट्स बच्चा। ठीक है, दुग्ध और दुग्ध उत्पाद से। अब देखो ये पूरा टेबल देखो, सब कुछ ही तो लिख दिया, कुछ छोड़ा ही नहीं। जिन जिन से जो जो क्वेश्चन बनना था वो सब कुछ लिख दिया। अब आने दो एग्जामिनर को, अब देखते हैं क्या पूछेगा, है ना। आप चेक करो, सब कुछ ही लिख दिया बच्चा हम लोगों ने। इस पार्ट के अंदर, ये जो पार्ट मैंने आपके सामने लिखा है, इसमें सब कुछ आपके सामने आ गया। ठीक है, इसके अंदर एक बार देखिए फिर हम आगे चलते, इसके अंदर एक बार देखिए फिर हम आगे चलते हैं। चलें अब आगे। ठीक है, चलो इसको पोज करके आराम से इस पूरी टेबल को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पोज करके आराम से इस पूरी टेबल को नोट कर लीजिए। तो कार्बोहाइड्रेट, मैंने आपको पूरा कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है बच्चा। अब हम बात करते हैं प्रोटीन से संबंधित। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रोटीन से रिलेटेड। प्रोटीन की बात करें तो देखो बच्चा, प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड। देखो बच्चा, जो ये अमीनो एसिड है, ये टोटल 20 होते हैं, कुल ये 20 होते हैं बच्चा, जिनमें से 12 जो है वो बाहर से लिए जाते हैं, बाहर से लेते हैं, और 8 शरीर बनाता है, ठीक है बच्चा, शरीर बनाता है। कितने बनाता है? 8 ये बनाता है। इसकी सबसे छोटी यूनिट है हमारी एमिनो एसिड, यानी हमारी जो सबसे छोटी यूनिट है वो कौन है? एमिनो एसिड है। ठीक है, प्रोटीन हमें पर डे लेना कितना चाहिए? प्रोटीन हमें पर डे लेना कितना चाहिए? तो पर डे प्रोटीन हमें, अच्छा, 45 ग्राम फीमेल को लेना चाहिए, 55 ग्राम वो मेल को लेना चाहिए, और 71 ग्राम एक प्रेग्नेंट लेडी को लेना चाहिए, प्रेग्नेंट लेडी को लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए इस बात को, ये अमाउंट आपके सामने मैंने लिख दी है। देखो बच्चा, इसका डिसाइड कौन करता है? डिसाइडेड बाय, निर्धारण कर रहा है, कौन कर रहा है इसका निर्धारण? इसका निर्धारण कर रहा है IMB, इंडियन मार्केट ब्यूरो। इंडियन मार्केट ब्यूरो इसका निर्धारण कर रहा है, किसका? कि कितना प्रोटीन हमें पर डे लेना चाहिए। प्रोटीन से एनर्जी कितनी मिलती है? अगर हम बात करें तो बच्चा 1 ग्राम प्रोटीन कितनी एनर्जी देता है? पता चला हमें 4.2 कैलोरी ही देता है। जितनी एनर्जी किससे मिलती है?
जितनी एनर्जी हमें कार्ब से मिलती है उतनी ही एनर्जी ये देता है। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन बॉडी को बिल्ड करना, जो भी डैमेज पार्ट है उसको रिकवर करना, है ना, मरम्मत करना, आप ये कह सकते हो। तो अगर मैं यहां पर इसका फंक्शन के रिगार्डिंग लिखूं कि भैया इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन ऑफ प्रोटीन की मैं बात करूं बच्चा, फंक्शन ऑफ प्रोटीन क्या है? देखिए ध्यान से, प्रोटीन का कार्य क्या है? प्रोटीन का कार्य क्या है? तो बाबू प्रोटीन का कार्य अगर मैं बात करूं यहां पर तो क्या है? सबसे पहला काम है कि बॉडी बिल्ड करना, ठीक है, बॉडी बिल्ड करना, शरीर का निर्माण। ठीक है, दूसरा क्या है? जैसे कहीं से कोई चोट लग गई तो चोट लगने के बाद ये रिकवर करना, है ना, तो आप लोग कह सकते हो कि वोन पार्ट रिकवरी। ठीक है, जो घायल भाग को सही करता है, मरम्मत करता है, आप ये कह सकते हो, मरम्मत करता है, मेंटेनेंस करता है। ठीक है, ये इसका फंक्शन है। अब अगर आपसे कोई ये पूछे कि भैया इसका डाइजेशन कहां हुआ, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन कहां हुआ, प्रोटीन का पाचन कहां हुआ, प्रोटीन का पाचन कहां हुआ, अगर कोई हमसे ये पूछे कि प्रोटीन का पाचन होता कहां है, तो बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट आता है कि वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। दो टाइप का डाइजेशन था, डाइजेशन कहां था, पार्शियल डाइजेशन था, और क्या दूसरा क्या था? दूसरा था हमारा जो क्या बोलते हैं इसे, पार्शियल डाइजेशन, और दूसरा था फाइनल डाइजेशन, है ना। तो देखो बच्चा, नंबर 1 पार्शियल डाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चा, यानी आंशिक पाचन की सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, आंशिक पाचन की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए पार्शियल डाइजेशन की बात करो बच्चा, तो पार्शियल डाइजेशन इसका स्टमक में होता है, स्टमक में। स्टमक को आमाशय कहते हैं। आमाशय में क्या होता है, किसकी वजह से? आमाशय के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है, जिस एंजाइम का नाम है बच्चा पेप्सिन। पेप्सिन नाम का एक एंजाइम है, वो एंजाइम इसका पार्शियल डाइजेशन करता है। वो एंजाइम क्या करता है? इसका पार्शियल डाइजेशन करने में हेल्प करता है। फिर वहीं अगर बात करें इसका फाइनल डाइजेशन, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, कहां होगा फाइनल डाइजेशन, बताइए? स्मॉल इंटेस्टाइन के, क्या बात, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, यानी अंतिम पाचन। हम बात करेंगे यहां पर बचा किसकी? अंतिम पाचन की हम लोग बात करेंगे। तो अंतिम पाचन कहां होता है? अंतिम पाचन होता है हमारा, अंतिम पाचन होगा बचा किसके अंदर? फाइनल डाइजेशन होगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के। छोटी आंत के अंदर होता है। अब देखिए छोटी आंत के अंदर कौन एंजाइम करता है? कौन एंजाइम करता है? ट्रिप्सिन करता है, ट्रिप्सिन करता है, इरिप्सिन भी लिखते हैं हम लोग, इरिप्सिन भी लिखते हैं। ट्रिप्सिन हो गया, इरिप्सिन हो गया। अब इनको कौन बनाता है? ट्रिप्सिन और इरिप्सिन को बनाने का काम पेनक्रियाटिक जूस करता है, पेनक्रियाटिक जूस करता है बाबू, ठीक है, अग्नाशय रस करता है। अब एक बात समझो, इसका मतलब तो आप एक बात कहेंगे कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन में दो केस अभी तक आप लोगों ने आपने बताए हैं कि फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, और साथ साथ एक चीज और बताई है कि जो फाइनल डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, उनको उस डाइजेशन का काम कौन करता है? उस डाइजेशन का काम कर रहा है पेनक्रियाटिक जूस।
बाबू याद रखो, जितने भी एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट होते हैं, सबके सब एंजाइम जितने भी सिक्रीट होते हैं, सबके सब एंजाइम, उनको सिक्रीट करने का काम कौन करता है? पैनक्रियाटिक जूस कर। समझ आ जाएगी बात? कौन करता है? पैनक्रियाटिक जूस करता है बच्चा, याद रखे इस बात को, ठीक है? पैनक्रियाटिक जूस करता है, आपके सामने है, ठीक है? एक एक वर्ड को कोशिश कर रहा हूं बच्चा लिखने की। अब इसके सोर्स क्या क्या है? उसके सोर्स तो हम लोगों ने एक साथ लिख लिए थे, तो इसके सोर्स क्या क्या है? तो देखो यहां पर, यहां देखो बच्चा, इसके सोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं, प्रोटीन के सोर्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो प्रोटीन के सोर्स क्या क्या है? प्रोटीन के सोर्स दालें हैं, दालें के अंदर राजमा आ गया, जैसे छोले आ गए, जैसे, है ना भाई, पल्सेस है ना। इसके बाद अगर बात करें यहां पर तो चिकन आ गया, जैसे चिकन आ गया, मीट आ गया, एग आ गया, मिल्क आ गया, ठीक है? ये सब क्या है? इसके सोर्स है। मिल्क है, एग है, चिकन है, पल्सेस है, ये सब इसके सोर्स है। इसके साथ साथ और क्या क्या है? और जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन खाते हैं लोग, है ना? आजकल चाप वगैरह का सिस्टम बहुत आ गया, चाप खा तो लेते हैं लेकिन बहुत हैवी हो जाता है, तो बच्चा सोयाबीन है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं, ठीक है? चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे चले और एक पॉइंट और जानना कि अगर ये ज्यादा हो जाए तो क्या होगा। मान लीजिए एक्सेस ऑफ प्रोटीन हो जाए बॉडी में, यानी प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाए। प्रोटीन ज्यादा होने पर क्या होगा बच्चा? तो प्रोटीन के ज्यादा होने पर क्या होगा? प्रोटीन के ज्यादा होने पर होगा, देखिए ध्यान से, प्रोटीन, देखो बच्चा मैं एक बहुत सिंपल सा आंसर दे रहा हूं, मैंने बिल्कुल, है ना, आप लोग को जब प्रोटीन मैंने स्टार्ट किया तब आप लोग को बताया था कि प्रोटीन के सबसे छोटी यूनिट क्या है? एमिनो एसिड। प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट क्या है? एमिनो एसिड इसकी सबसे छोटी यूनिट है। तो देखो बच्चा, जब प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट है एमिनो एसिड, यानी प्रोटीन किस में बदलता है? एमिनो एसिड में बदलता है, एमिनो एसिड में बदलता है, ये आपको और हमें सबको पता है। और जब ये एमिनो एसिड टूटता है तो ये अमोनिया के अंदर टूटता है, ये भी पता होना चाहिए। और अमोनिया कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर, और यूरिया स्टोर होता है, भंडारण होता है यूरिया का, वो कहां होता है? यूरिया का भंडारण होता है बच्चा किसके अंदर? यूरिया का भंडारण होता है हमारे पास किसमें? लीवर में, लीवर यानी यकृत में होता है। अब एक बात समझो, यहां प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटा, अमीनो एसिड अमोनिया में टूटा, अमोनिया यूरिया में टूटा, यूरिया का भंडारण लीवर में हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर प्रोटीन ज्यादा हो जाए, इस एरो का मतलब है ज्यादा हो जाना, तो बाबू अमीनो एसिड भी ज्यादा होगा बॉडी में, अमीनो एसिड ज्यादा होगा तो अमोनिया भी ज्यादा होगा, अमोनिया ज्यादा होगा तो यूरिया भी ज्यादा होगा, और यूरिया का भंडारण भी लीवर में ज्यादा होगा। तो धीरे धीरे क्या होगा? लीवर टूटने लग जाएगा, प्रॉब्लम आने लग जाएगी। इस बीमारी को लिवर सिरहोसिस कहा जाता है, लीवर सिरहोसिस कहा जाता है, लीवर का फेल हो जाना, ठीक है बच्चा? यकृत के अंदर सिरहोसिस हो जाएगा, सिरहोसिस हो जाएगा, ठीक है? लीवर डैमेज होने लगा। ये सबसे बड़ा इशू होता है लीवर के बढ़ जाने, सॉरी प्रोटीन के बढ़ जाने। आप लोगों ने देखा होगा जो लोग जैसे बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो बहुत प्रोटीन खाएंगे, बहुत एक्सेस लेवल के अंदर प्रोटीन खाते हैं वो लोग, और जब बहुत ज्यादा प्रोटीन खाते हैं तो कुछ समय बाद क्या देखने को मिलता है कि कुछ समय बाद उनके यूरिन से ब्लड आने लगता है, धीरे धीरे लीवर डैमेज होने लग जाता है। जो बॉडी बिल्डर होते हैं, आप लोग इनमें देखते हो, टीवीज में देखते हो, स्क्रीन पर देखते हो, जो बहुत सालों से बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो जो बॉडी बिल्डिंग छोड़ते हैं तो सडन उनका लीवर डैमेज हो जाता है, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ लीवर सिरहोसिस। प्रोटीन इतना होता है, प्रोटीन मसल्स ग्रोथ में तो हेल्प करता है ना, प्रोटीन बॉडी बना रहा है, बॉडी, यही तो हम लोगों ने लिखा अभी
ठीक है बच्चा। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लेकिन फिर वही बात करें, अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होगा? डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन हो बाबू तो क्या होगा? अगर प्रोटीन की कमी हो, प्रोटीन की कमी अगर हो जाए तो क्या होगा, है ना? देखो, प्रोटीन की अगर कमी हो तो क्या होगा? प्रोटीन की अगर कमी हमारे पास आई तो हमें क्या देखने को मिलता है बच्चा? हमें यह देखने को मिलता है कि एक तो डिजीज होता है जिसका नाम है मरासमस, और एक डिजीज है जिसका नाम है क्वाशियोरकर। दो डिजीज है, एक तो मरासमस और दूसरा है बाबू क्वाशियोरकर। मरासमस एक ऐसा डिजीज है, दोनों प्रोटीन की कमी से होते हैं। फिर आप कहें सर अलग अलग क्यों किया? देखो बच्चा, ये जो डिजीज है ये 1.5 साल से छोटे बच्चे में होता है। 1.5 साल से छोटे बच्चे में अगर प्रोटीन की कमी हो जाए तो ये डिजीज, और क्वाशियोरकर ये 1.5 साल से बड़े बच्चे में हो, 1.5 साल से बड़े बच्चे में होता है। ठीक है बच्चा। मरासमस में क्या होता है? जब 1.5 साल से छोटे बच्चे में अगर इसकी कमी हो जाए ना, तो छोटे बच्चे में ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ना उसमें फिजिकल ग्रोथ हो पाएगी, ना उसमें मेंटल ग्रोथ हो पाएगी, है ना? आप इसमें ये लिख सकते हो, फिजिकल और जो मेंटल ग्रोथ है रुक जाती है। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ रुक जाती है, हो ही नहीं पाती ग्रोथ। और यहीं अगर मैं बात करूं इसके बारे में, तो बाबू इसमें क्या होता है ना? इसके अंदर शरीर एकदम से पतला हो जाएगा, सिर्फ एब्डोमेन का साइज बढ़ जाता है। देखा होगा ना, जिसको हिंदी में कुपोषण भी तो कहते हैं, यही तो कुपोषण होता है। ठीक है, शरीर पतला हो जाता है, केवल पेट का आकार बढ़ जाता है, केवल पेट का आकार बढ़ जाता है। ये लीजिए, केवल पेट का आकार बढ़ जाता है। अब इसमें क्या होता है? इसमें लॉस ऑफ, इसमें आप शरीर एकदम से पतला हो जाएगा, बच्चे का शरीर एकदम से पतला हो जाएगा। छोटा बच्चा, छोटे में तो होगा ही है, बच्चे को अगर किसी ने उठाया तो ये कहेगा कि इसमें वजन ही नहीं है, है ना? शरीर पतला हो जाता है, बॉडी बिकम रिंकल्ड, शरीर पतला हो जाता है, शरीर पतला हो जाता है। और इसके अंदर क्या होता है बच्चा? इसके अंदर क्वाशियोरकर के अंदर क्या होता है? क्वाशियोरकर के अंदर होता है जो भूख नहीं लगती, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, है ना बच्चा? लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, याद रखिए बच्चा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है। तो अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो यहां पर देखिए बच्चा, प्रोटीन का मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया अभी, है ना? स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है प्रोटीन की, पर डे हम लोग प्रोटीन कितना लेते हैं, प्रोटीन का जो 1 ग्राम प्रोटीन है वो उसकी आप लोगों को बताया मैंने, कितने प्रोटीन होते हैं, बाहर से कितने, अंदर हम हमारी बॉडी को कितने बनाती है, प्रेग्नेंट लेडी को जो है या अगर बात करें प्रोटीन का डिसाइड, देखिए इसमें है ना, मैंने प्रेग्नेंट लेडी का नहीं, पूरा प्रोटीन का डिसाइड लिखा है। इस पूरे प्रोटीन का डिसाइड कौन करता है? डिसाइडेड बाय आईएमबी, इंडियन मार्केट ब्यूरो इसका डिसाइड करती है। ठीक है बच्चा, इंडियन मार्केट ब्यूरो इसका डिसाइड करती है। फंक्शन क्या है? बॉडी को बिल्ड करना, यानी मसल्स को ग्रोथ करना। दूसरा जो वॉन्ड पार्ट है उसकी रिकवरी का, उसके मेंटेनेंस का इसका काम होता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें डाइजेशन, तो 2 प्रकार का डाइजेशन है, पार्शियल डाइजेशन और दूसरा क्या है बच्चा? फाइनल डाइजेशन। स्टमक के अंदर जो है एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन, पेप्सिन किससे बनता है? पेप्सिनोजन से बनता है। ठीक है बच्चा, पेप्सिनोजन से बनता है, वो डाइजेशन करता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन होता है ट्रिप्सिन और इरिप्सिन के द्वारा, और ट्रिप्सिन इरिप्सिन किसमें, पेनक्रियाटिक जूस से सिक्रीट होता है, पेनक्रियाटिक जूस में ये पाए जाते हैं। इसके सोर्स क्या क्या है बच्चा, दालें हैं, चिकन है, मीट है, एग है, मिल्क है, सोयाबीन है, ये इसके सोर्स हैं। ज्यादा अगर हो जाए तो क्या होता है, लिवर सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है, और कमी हो जाए तो क्या होता है, मरासमस और क्वाशियोरकर नाम की बीमारी हो जाती है, मरासमस और क्वाशियोरकर नाम की बीमारी हो जाती है। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है फैट। चलिए, तो अब हम आगे डिस्कशन करेंगे फैट से रिलेटेड। देखिए, अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा, उसके बाद आप लोगों ने प्रोटीन पढ़ा। जो थर्ड हमारा पार्ट आता है बच्चा, वो आएगा हमारा फैट। देखिए, अब मैं फैट की बात आप लोगों से कर रहा हूं, वही डिटेल से हम लोग डिस्कशन करेंगे। फैट जिसको हम वसा कहते हैं, ठीक है। फैट का जो डाइजेशन है, डाइजेशन इन बॉडी, डाइजेशन इन बॉडी, शरीर में पाचन जो है, जो डाइजेशन है बच्चा, वो दो टाइप से होता है। एक तो इसका डाइजेशन होगा एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में, एडिपोज टिश्यू की फॉर्म में, और एक होगा बच्चा कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। कोलेस्ट्रॉल एक तो होगा एडिपोज टिश्यू में, और एक होगा बच्चा कोलेस्ट्रॉल की फॉर्म में। अब एडिपोज टिश्यू जो हमारी स्किन है, जो स्किन है, इसके नीचे एक लेयर पाई जाती है जिसका नाम है ऑयल ग्लैंड। जो आपको मोटापा दिखता है ना बॉडी में, वो एडिपोज टिश्यू आपकी बॉडी में फैट के रूप में स्टोर होता रहता है। इसके बाद अगर कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल का स्टोरेज कौन करता है, भंडारण कौन करता है बच्चा, कोलेस्ट्रॉल का भंडारण वो हमारा लीवर करता है, यकृत करता है। तो कोलेस्ट्रॉल का भंडारण कर रहा है लीवर, कोलेस्ट्रॉल इसमें जाकर के स्टोर हो जाता है। 75% कोलेस्ट्रॉल इसमें स्टोर रहता है। अगर हम जैसे मान लीजिए हमें अभी हमारी बॉडी को एनर्जी का नीड है, तो 75% कोलेस्ट्रॉल जो फैट हमें नीड होता है वो कोलेस्ट्रॉल से, इससे लीवर से हमें मिल जाता है। लेकिन मान लीजिए हम ज्यादा फैट खाने लगे, तब क्या होगा, तब हमें हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है बच्चा, तो याद रखिए हार्ट अटैक जैसी। अब उसी पार्ट को मैं कंटिन्यू करता हूं और बड़े सिंपल तरीके से लिखना स्टार्ट करते हैं। फैट का सबसे छोटा यूनिट क्या होता है, लिखें, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फैट, वसा का या वसा की सबसे छोटी इकाई। हम लोग बात करें वसा की सबसे छोटी इकाई के बारे में, तो वसा की सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है ग्लिसरोल, या आप लोग कह सकते हो फैटी एसिड। ठीक है बच्चा, या आप लोग कह सकते हो फैटी एसिड। देखिए अब ध्यान से, जैसे ये बड़े पार्टिकल है, ये बड़े पार्टिकल है, ये फैट है बच्चा। ठीक है, अब ये फैट ब्रेक हो जाता है किसके अंदर, छोटे छोटे पार्टिकल में, स्मॉल, ये फैटी पार्टिकल्स हैं, ऐसे। ये हो गया स्मॉल पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल, या आप इसको कह सकते हो फैटी एसिड। ठीक है बच्चा, इसको आप क्या कह सकते हो, फैटी एसिड कह सकते हो। तो इस तरीके से फैट जो है हमारी बॉडी में जाता है। फैट का जो ग्लिसरोल है या फैटी एसिड है, ये उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, आप लोग एक बार देखिए इसको। इसके बाद देखिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, हम लोग डिस्कशन करेंगे यहां पर कि जो फैट का डाइजेशन है, जो फैट का डाइजेशन है वो होता कैसे है ना, कहां कहां होता है। अगर मैं बात करूं बच्चा डाइजेशन ऑफ फैट की, देखो डाइजेशन इन बॉडी में किया था, और अब डाइजेशन ऑफ फैट की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, डाइजेशन इन बॉडी, सॉरी, इन डाइजेशन ऑफ फैट, नॉट इन बॉडी, ऑफ फैट। यानी हम लोग अब बात कर रहे हैं बच्चा वसा के पाचन की हम लोग बात कर रहे हैं।
ठीक है, वसा के पाचन की हम लोग बात कर रहे हैं। अब वसा के पाचन की मैं अगर बात करूं तो वसा के पाचन में हम दो चीजें देखेंगे। क्या देखेंगे? वही जैसे हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा अभी, जैसे हम लोगों ने फैट में पढ़ा अभी कि भैया पहले तो इसका जो है पार्शियल डाइजेशन होगा, फिर इसका फाइनल डाइजेशन होगा। तो यहां देखो बच्चा, सबसे पहले मैं लिखता हूं यहां पर पार्शियल डाइजेशन, पार्शियल डाइजेशन लिखता हूं, ठीक है, आंशिक पाचन। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका कोई भी आंशिक पाचन नहीं होता है, ठीक है, याद रखो, फैट का कोई भी आंशिक पाचन नहीं होता है। किसका? फैट का। इसके बाद अगर इसके फाइनल डाइजेशन की बात करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया तो था कि फाइनल डाइजेशन कहां होता है? फाइनल डाइजेशन सबका, किसी का भी अंतिम पाचन की बात करिएगा, किसी के भी बात करिएगा बच्चा, सबका फाइनल डाइजेशन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। शाबाश। चलिए देखें एक बार, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत कहते हैं इसे, ठीक है, छोटी आंत कहते हैं, छोटी आंत। अब छोटी आंत में कौन करता है? छोटी आंत के अंदर क्या क्या पाया जाता है? एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है लाइपेज, लाइपेज एंजाइम पाया जाता है बच्चा, ठीक है। और ये लाइपेज एंजाइम किसके अंदर होता है? जो पेनक्रियाटिक जूस है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने जितने भी एंजाइम पढ़े हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो सब कहां से आए हैं? वो पेनक्रियाटिक जूस से आए हैं बच्चा, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस से आए हैं हमारे पास। पेनक्रियाटिक जूस, अग्नाशय रस कहा जाता है इसे, अग्नाशय रस कहा जाता है इसे, ठीक है, अग्नाशय रस इसे कहा जाता है। तो यहां देखिए बच्चा, एक बड़ा सिंपल सा पोर्शन है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। आप लोगों ने अभी कार्बोहाइड्रेट में पढ़ा, अभी आप फैट प्रोटीन में पढ़ा, अब आप फैट में पढ़ रहे हो। याद रखिए, फैट का फाइनल डाइजेशन नहीं होता, सॉरी पार्शियल डाइजेशन नहीं होता है, इसका होगा तो सिर्फ क्या होगा? फाइनल डाइजेशन होगा, ठीक है। अब चलते हैं, इसका थोड़ा सा हम आगे डिस्कशन करते हैं। अब हम बात करेंगे जो फैट है, फैट का फंक्शन क्या है बॉडी में? फंक्शन ऑफ फैट, फंक्शन ऑफ फैट यानी वसा का कार्य क्या है, वसा का कार्य क्या है, ये हम देखेंगे। देखो, अब थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ये है, क्या बोलते हैं, देखिए इधर जो फैट है, फैट क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट एनर्जी प्रोवाइड करता है ना, लिखा था कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और बच्चा, अगर हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं हुई तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी, कहीं ना कहीं क्या होता है? हमारी बॉडी में फिर वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसका काम क्या है? एक तो प्रोवाइड ग्लो, प्रोवाइड ग्लो यानी निखार देता है, निखार, निखार प्रदान करता है। साथ ही साथ इसमें एक और आप लोग वर्ड लिख सकते हो इसके बारे में, इसका काम और क्या है? ये एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है, प्रोवाइड एनर्जी, आप ये लिख सकते हो, प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा देता है, ये आप लोग यहां पर लिख सकते हो। इसके बाद अगर मैं और थोड़ा सा आगे चलूं बच्चा, तो फैट के सोर्स क्या हो सकते हैं, यहां पर लिखेंगे इसके सोर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। सोर्स क्या हो सकते हैं इसके? इसके सोर्स हैं हमारे पास, अगर मैं बात करूं आप लोगों के लिए, तो बच्चा जो भी, जैसे घी आप लोग खाते हैं, है ना, या एक काम करते हैं, इसके सोर्स को इस तरीके से नहीं लिखते, इसके सोर्स को मैं डिवाइड करके आप लोगों को समझाता हूं, ठीक है, डिवाइड करके हम समझाते हैं। देखिए, फैट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फैट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं बच्चा। एक को कहेंगे कि ये है हमारा सैचुरेटेड फैट, इसे हिंदी में कहते हैं संतृप्त वसा, संतृप्त वसा। और एक है बाबू अनसैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। इसको बड़े सिंपल शब्दों में यह कहा जाता है कि भैया जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं ना, जो प्लांट प्रोडक्ट होते हैं वो अनसैचुरेटेड होते हैं,
और जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये बहुत अच्छा सा हम लोगों ने डिवीजन किया। फिर बात ये आती है कि जो सर अगर हम जैसे मान लीजिए आप डिस्कशन करें कि सर अगर हम बताएं तो घी हो गया, जैसे घी हो गया, घी कैसा प्रोडक्ट हो गया, अनसैचुरेटेड, सॉरी सैचुरेटेड हो गया, है ना। आप लोगों ने बटर मक्खन सुना होगा, मक्खन हो गया। आप लोगों ने फिश ऑयल क्या सुना होगा, फिश ऑयल के बारे में, मछली का तेल, है ना। ये सब क्या है, सैचुरेटेड है। अगर अनसैचुरेटेड की बात करूं, प्लांट प्रोडक्ट में मैं लेके आऊं जितने भी नट्स ऑयल है, नट्स ऑयल, है ना, जैसे पीनट हो गया, है ना, कैशनट हो गया, ये सब किसके अंदर आएंगे, अनसैचुरेटेड के अंदर आएंगे। इसके साथ साथ अगर बात करूं बच्चा, जैसे आलमंड ऑयल हो गया, आलमंड ऑयल हो गया बच्चा, बादाम का तेल, जैसे चलिए मस्टर्ड ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, जैसे चलिए एक और मैं आपसे डिस्कशन करता हूं, जैसे मस्टर्ड ऑयल के बाद अगर यहां देखें तो सनफ्लावर ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल। अब आप कहेंगे सर देखिए इसके साथ साथ है ना कुछ चीजें और हैं, कुछ चीजें और हैं जो आप नहीं बता पाए हमें। हम कह सकते हैं कि कोकोनट ऑयल, मैं कहूंगा बिल्कुल कह सकते हो आप, कोकोनट ऑयल, नट मैंने नाम लिखा था ना, लेकिन चलो कोकोनट को अलग से लिख लेते हैं, कोकोनट ऑयल हो गया बच्चा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो हम यहां पर एक चीज और लिख सकते हैं, डालडा लिख सकते हैं, जो वेजिटेशन ऑयल है, डालडा, ये भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो प्लांट प्रोडक्ट है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं आपका दिमाग घूमेगा कि सर डालडा तो हमने सुना था अच्छा नहीं होता हमारे लिए, है ना। फिर हम लोगों ने आइडिया लिया कि भाई कैसे फिर एक और डेफिनेशन दें इसको, कैसे इसको बांटें। एक डेफिनेशन तो चलो ये आ गई, एक और डेफिनेशन दे। तो हम लोगों ने कहा कि सैचुरेटेड फैट को और अनसैचुरेटेड फैट को एक डेफिनेशन से और बांटेंगे। किससे, कि सैचुरेटेड फैट का कैरेक्टर कैसा होता है। अगर सैचुरेटेड फैट में टेम्परेचर, तापमान को बढ़ाया जाए तो सैचुरेटेड फैट लिक्विड अवस्था में आ जाता है, और टेम्परेचर को अगर घटाया जाए तो यह सॉलिड अवस्था में आ जाता है, लिक्विड और सॉलिड अवस्था में यह आ जाता है। आराम से समझिएगा बिल्कुल। वहीं मैं बात करूं अगर अनसैचुरेटेड फैट की, तो अनसैचुरेटेड फैट के अंदर क्या कंडीशन होती है बच्चा, टेम्परेचर को बढ़ाया जाए तो लिक्विड फॉर्म में रहता है, और अगर टेम्परेचर को घटाया जाए तो भी किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। तो भी किस फॉर्म में रहता है, लिक्विड में ही रहता है। यानी इसके अंदर कोई भी बदलाव, ध्यान से समझिए, इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आता है। क्या कभी सरसों के तेल को जमते हुए देखा आपने, कभी नहीं देखा होगा, जमता ही नहीं, कहां से देखोगे, है ना। तो ये चीजें होती हैं बच्चा, ध्यान से समझिए। तो यहां पर ये चीजें देखने को मिलती हैं। फिर आप कहेंगे सर 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 रुको, आप क्या बता रहे हो, लेकिन कोकोनट ऑयल को तो हमारे घर में जमते हुए देखा हमने, डालडा को तो जमते हुए देखा हमने, है ना। अब देखो बच्चा, अब देखिए फिर मैंने यहां क्या लिखा है कि जो टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड में, टेम्परेचर घटने से सॉलिड में। फिर आप कहेंगे सर फिश ऑयल तो कभी नहीं जमता, मछली का तेल तो कभी नहीं जमता, और आपने यहां लिख दिया, है ना। अब सुनो ध्यान से, यहां पर ये जो है ना बाबू, ये फिश ऑयल, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये फिश ऑयल जो है ये अपवाद है, यानी ये है आता तो प्लांट प्रोडक्ट से है, सॉरी आता तो एनिमल प्रोडक्ट से है, लेकिन इसका नेचर कैसा है, अनसैचुरेटेड जैसा नेचर है इसका। हाँ ठीक है, अनसैचुरेटेड जैसा नेचर है। अब मान लीजिए एग्जामिनर क्वेश्चन दे आप लोगों को कि बताइए इनमें से बैड फैट कौन सा है, गुड फैट आती है ना, आती है ना ये बातें। तो अगर मान लीजिए, क्योंकि ये होते हैं बैड फैट, ये बैड फैट होते हैं, ये हार्ट अटैक वगैरह के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये, और ये जो होता है ये गुड फैट होता है, ये गुड फैट होता है। अब मान लीजिए बैड फैट और गुड फैट से आप लोगों को क्वेश्चन दे कि बताइए इनमें से गुड फैट कौन सा है, और गुड फैट में आपको ऑप्शन दिए जाएं कि भैया आलमंड ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, सनफ्लावर ऑयल है, या सॉरी आलमंड है, मस्टर्ड है, कोकोनट है और फिश ऑयल है। तो आपके दिमाग में तो एक बात आएगी ना कि फिश ऑयल कैसा है, एनिमल प्रोडक्ट है, चिपका दो इसी को। तो
लेकिन याद रखें फिश ऑयल क्या है, यहां पर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। फिश ऑयल कैटेगरी इसमें आता है, लेकिन इस तापमान की वजह से, लेकिन इसके नेचर की वजह से ये किस में काउंट होता है, अनसैचुरेटेड में काउंट होता है, यानी गुड फैट में काउंट होता है। ठीक है, फिर मैं अगर बात करूं बच्चा, देखिए इनके बारे में अगर बात करूं, ये दो कोकोनट ऑयल और डालडा, ये सर्दियों में जम जाते हैं। तापमान वाली ये कंडीशन, यानी बैड फैट की कंडीशन उन पर अप्लाई होती है, तो यहां पर इस केस में ये एक्सेप्शन है, ये इस केस में एक्सेप्शन है बच्चा, अपवाद है। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हुए, ये दोनों कोकोनट ऑयल और डालडा क्या हुए, सैचुरेटेड फैट हुए। होप्सो ये पूरी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बिल्कुल आराम से इस बात को देखिए। अब देखिए हम थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। ये था हमारा टाइप ऑफ फैट, मैंने आपको सोर्स भी, आप इसको इनडायरेक्टली कह सकते हो, मैंने आपको पूरा टाइप ऑफ फैट बताया। अब देखो बच्चा, मेरे सामने एक बात ये आती है कि भाई जो फैट है हमारा, जो फैट है हमारा, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, इस फैट को अगर इसकी एक्सेस हो जाए तो क्या होगा, यानी एक्सेस ऑफ फैट हो तो क्या होगा, और डेफिशिएंसी ऑफ फैट हो तो क्या होगा। एक्सेस ऑफ फैट हो तो क्या होगा, और डेफिशिएंसी ऑफ फैट हो तो क्या होगा। देखिए अगर फैट ज्यादा हो जाए, मान लीजिए फैट ज्यादा हो जाए, तो बच्चा हमें पता है क्या होगा, ओबेसिटी होगी, मोटापा होगा, है ना, मोटापा। और एक और रीजन है, हार्ट अटैक के चांस होंगे, कार्डियक अरेस्ट के चांस होंगे, हार्ट अटैक के भी तो चांस बढ़ेंगे अगर बढ़ गया तो। और अगर कमी हो गई तो, कमी हो गई तो क्या होगा, कमी होगी तो ड्राइनेस आ जाएगी, ड्राइनेस ऑन स्किन, त्वचा पर, त्वचा पर शुष्कपन आ जाएगा, सूखी सूखी त्वचा हो जाएगी, सूखी सूखी हो जाएगी बच्चा, ड्राइनेस, बिल्कुल ड्राइनेस। ठीक है, अब इसके साथ ड्राइनेस होने के बाद एक और चीज हो सकती है, एनर्जी की कमी हो सकती है, लैक ऑफ एनर्जी हम लोग लिख सकते हैं, लैक ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की कमी हो जाती है, ये भी तो हो सकता है ना। तो ये इसके रीजन है। अच्छा एक और सुना होगा आप लोगों ने, जो फैट को मेजर भी किया जाता है, और फैट को मेजर करने का एक कैलकुलेटर आता है, बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। आप भी अपने फैट को मेजर कर सकते हैं बाबू, ऐसी बात नहीं है, आप भी अपने फैट को मेजर कर सकते हो। तो बॉडी मास इंडेक्स होता है, क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स का एक फॉर्मूला होता है कि जो आपका वेट है, आपको किलोग्राम में तो वेट लेना है, उसको डिवाइड कर देना है किससे, उसको डिवाइड कर देना है बच्चा आपकी हाइट से, जो आपकी हाइट है, और हाइट को लेना है आपको मीटर में, और मीटर का स्क्वायर कर देना है। आप करके देख लीजिए चाहे, ये फॉर्मूला। तो आपके पास है ना कुछ वैल्यू आएंगी, या तो वैल्यू आएगी लेस देन 19, 19 से कम, लेस देन 19, 19 से कम आएगी, या वैल्यू आएगी 19 से 25 के बीच, या वैल्यू आएगी 25 से 30 के बीच, 25 से 30 के बीच, और या वैल्यू आएगी मोर देन 30, 30 से ज्यादा। ये तीन वैल्यू आएंगी बच्चा। अगर वैल्यू हमारी, ध्यान से समझिए, अगर वैल्यू 19 से कम हो तो समझ लो हम अभी अंडरवेट हैं। अगर वैल्यू 19 से 25 के बीच हो तो हम कहेंगे कि हमारी बॉडी में नॉर्मल वेट है बच्चा, नॉर्मल वेट है। और अगर हम ये कहें कि 25 से 30 के बीच हो तो बच्चा हम कहेंगे हमारी बॉडी में ओवरवेट है। और अगर मान लीजिए किसी का ये कैलकुलेटर यूज किया और आ गया 30 से भी ज्यादा, तो बच्चा हम जो है वो मोटापे के शिकार हैं, ओबेसिटी है हमारे अंदर, यानी मोटापा। ठीक है बच्चा, मोटापा।
ठीक है, तो ये कैलकुलेटर है बेसिकली, बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स निकालने का एक कैलकुलेटर है। हमसे ये एग्जामिनर इस कैलकुलेटर के अंदर ये चीजें पूछता है, ये चीजें पूछता है बच्चा, ठीक है। रेंज भी पूछी जा सकती है। अब इसके बाद अगर बात करें तो आपको पर डे जो फैट है वो इनटेक कितना करना चाहिए, तो 30 ग्राम से लेकर 55 ग्राम तक करना चाहिए बच्चा। वो डिपेंड करता कि आप फिजिकल वर्क कितना कर रहे हैं। अगर आप अच्छा फिजिकल वर्क कर रहे हैं तो आप 55 ग्राम तक इनटेक कर सकते हैं, अदरवाइज 30 ग्राम, क्योंकि 30 ग्राम से अगर फिजिकल वर्क नहीं कर रहे हो, 30 ग्राम भी ले रहे हो, तो 50% हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। इसीलिए बच्चा हमें लगातार जो है वो इसका एक्सरसाइज भी करना चाहिए, इसका कम यूज भी करें और गुड फैट लें, बैड फैट ना लें। और 1 ग्राम फैट में कितनी एनर्जी होती है, 1 ग्राम फैट के अंदर जो एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 1 ग्राम फैट में जो एनर्जी होती है वो 9.2 कैलोरी होती है, यानी अब तक सबसे ज्यादा। यानी आप अगर बात करें तो आप ये कह सकते हो कि फैट में सबसे ज्यादा, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आप लोग खाते हो, सबसे ज्यादा एनर्जी फैट देता है 1 ग्राम के अकॉर्डिंग अगर देखें तो। ठीक है बच्चा, चलिए, तो कुछ पोर्शन है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे फैक्ट हैं जो हम आपसे डिस्कशन कर रहे हैं। अब चलिए मैं आपसे डिस्कशन करता हूं बच्चा विटामिन्स को लेकर के, ठीक है, जिसको हम लोग विटामिन भी कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन भी कहते हैं। देखिए विटामिन का है ना, अब तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, जब आप प्रोटीन पढ़ रहे थे, फैट पढ़ रहे थे और या जो है कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, तो उसका आप लोग देख रहे थे कि इसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन वर्ड यूज करते थे ना, इनका डाइजेशन नहीं होता, इनको बॉडी डायरेक्ट एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि डाइजेशन के लिए एंजाइम का नीड होता है, इनके लिए किसी का नीड नहीं, इसको बॉडी डायरेक्ट जो है वो एब्जॉर्ब करेगी। तो आप यहां पर ये लिख सकते हैं कि नो नीड ऑफ डाइजेशन, नो नीड ऑफ डाइजेशन, पाचन की आवश्यकता नहीं होती, इन्हें पाचन की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें पाचन की आवश्यकता नहीं होती बच्चा। दूसरा ओनली एब्जॉर्प्शन, इनका क्या होता है, केवल अवशोषण होता है, केवल अवशोषण होता है। केवल अवशोषण होता है इनका, ठीक है। देखिए बच्चा, अब इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो इसको जो है 1912 के अंदर एक साइंटिस्ट थे सी फंक, जिन्होंने इसको सबसे पहले बताया था विटामिन को। टोटल नंबर ऑफ विटामिन कितने होते हैं जिनको हम लोग यूज करते हैं, कुल कितने होते हैं जिनको हमारी बॉडी यूज करती है, 13। कितना होता है बच्चा, 13। कौन कौन से होते हैं, जो विटामिन है वो 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। तो सबसे पहले इधर लिखता हूं मैं फैट सोल्यूबल, यानी वसा में घुलनशील, और एक होता है बच्चा वाटर सोल्यूबल, जल में घुलनशील, जल में घुलनशील। जो वसा में सोल्यूबल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनके नाम भी लिख दे रहे हैं यहां पर, देखिए एक बार, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ठीक है। और जो फैट सोल्यूबल होते हैं, सॉरी वाटर सोल्यूबल होते हैं, वो कौन से होते हैं, एक तो विटामिन सी और एक बचा विटामिन B1, B2, B3, है ना। आप इसमें ये लिख सकते हो विटामिन जो है कॉम्प्लेक्स लिख सकते हो इसको डायरेक्ट, और फिर कॉम्प्लेक्स को मैं डिटेल से लिख देता हूं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स को मैं डिटेल से लिख देता हूं, यहां पर ऊपर लिखता हूं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना हो। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, जैसे विटामिन B1 हो गया, है ना, B2 हो गया, B3 हो गया, B5 हो गया, B7 हो गया, B6 हो गया, B7 हो गया, B9 हो गया,
B12 हो गया, ये हो गए बच्चे। और अब इनको काउंट करेंगे ना, अगर मान लीजिए आप काउंट कर रहे हैं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल करके आपके पास 13 विटामिन हो गए। और यही लिखा था हम लोगों ने, देखना थोड़ी देर पहले 13 विटामिन लिखा था, ठीक है, 13 विटामिन लिखा था और 13 विटामिन आपके सामने आ गए। अब देखो बच्चा, एक एक करके चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो यहां हम लोग बात करेंगे, पहले पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल के बारे में, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आप लोग को बिल्कुल एक एक पॉइंट यहां पर क्लियर करके दूं, क्योंकि विटामिन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इनके डिजीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, आप लोगों से सोर्स पूछा जाता, डिजीज से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूं इसको मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूं। मैं पहले बात कर रहा हूं बच्चा फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में, फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बच्चा जो विटामिन ए के बारे में है ना, विटामिन ए के बारे में बात करेंगे, विटामिन डी के बारे में बात करेंगे, विटामिन ई के बारे में बात करेंगे और विटामिन के बारे में बात करेंगे। और इसको देखेंगे ना, ऐसे पढ़ते हैं KEDA, कीड़ा, कीड़ा पढ़ते हैं, इसको कीड़ा बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में पूरा डिटेल से देखिए बच्चा, मैं अगर विटामिन ए की बात करूं, विटामिन ए की बात करूं बच्चा, तो विटामिन ए को एक नाम दिया गया है रेटिनोल, रेटिनोल ये नाम दिया गया है। दूसरा नाम जीरोफाइटोल भी कहा गया है, रेटिनोल कहा गया है और दूसरा नाम जीरोफाइटोल भी कहा गया है। अगर मैं इसके सोर्स की बात करूं, मैं ये आपको सब पढ़ाऊंगा, तो अभी के लिए मैं इनको मिटा देता हूं ताकि अगले स्लाइड पर इनका डिस्कशन करूं, क्योंकि अभी विटामिन ए को ही बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आपको लास्ट जो हमारी वीडियो आई थी उसके अंदर भी बताया था गोल्डन राइस, और बताया था विटामिन ए का यूज बताया था, है ना। अगर नहीं देखा है तो उसके अंदर देखिए, जब मैंने गोल्डन राइस उसमें जीएम क्रॉप्स पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन भी दिया था। तो रेटिनोल बचा, इसके सोर्स क्या होते हैं, सोर्स क्या होते हैं, कितना क्या क्या सोर्स है। तो सबसे पहले इसका सोर्स जो है वो क्या है, इसका सोर्स है कैरेट, कैरेट हो गया। उसके बाद आ गया बच्चा, कैरेट के बाद क्या आ गया, कैरेट आ गया, कैरेट के बाद आ गया पपाया, पपाया आ गया, पपाया के बाद बनाना आ गया, बनाना के बाद जो है वो आपका ग्रीन वेजिटेबल आ गया, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये इसके सोर्सेस हैं, सबसे ज्यादा कैरेट में पाया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर थोड़ा सा मैं आगे चलूं, इसकी डेफिशिएंसी से, डेफिशिएंसी से, कमी से बचा, कमी से एक रोग होता है, कौन सा रोग होता है, कमी से एक रोग होता है जिसका नाम क्या है यहां पर, जिसका नाम है, आप लोगों ने बहुत बार सुना भी है कि नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी नाम का रोग हो जाता है, रतौंधी नाम का रोग हो जाता है बच्चा, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। अब नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बिल्कुल साफ साफ समझाया था बच्चा, जो हमारी आंखें हैं, आई है हमारी, उसमें दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक होती है बच्चा कोन सेल और एक होती है रोड सेल, कोन सेल और रोड सेल। रोड सेल विटामिन ए की कमी से डिस्टर्ब होती हैं, विटामिन ए की कमी से डिस्टर्ब होती हैं कौन, रोड सेल, और जिनकी वजह से एक डिजीज हो जाता है जिसका नाम क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसका नाम क्या है बच्चा, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है जी, नाइट ब्लाइंडनेस। और जो कौन सेल होती है ना, ये जेनेटिक होती है, अगर मदर में प्रॉब्लम है तो बच्चे में भी प्रॉब्लम आएगी, आनुवांशिक होती है, और इनकी कमी से कौन सा रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस, ये रोग होता है बच्चा, ठीक है जी, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसकी कमी को पूरा करने के लिए जो इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है मैनीला के अंदर, मैनीला के अंदर
इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है बच्चा, उन्होंने क्या बनाया है, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस बनाया है बच्चा उन्होंने, ठीक है, इसकी कमी को पूरा करने के लिए अगर हम बात करें तो। नोट कर लीजिए, ठीक है, चलो नोट किया होगा आप लोगों ने, है ना। अब चलते हैं आगे, यह बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। देखिए विटामिन डी का जो नाम है वो कैल्सीफेरोल है, कैल्सीफेरोल विटामिन डी का नाम है बच्चा। विटामिन डी के केस में क्या होता है, ध्यान से समझिए, विटामिन डी के अगर वही सोर्स की बात करें सबसे पहले, तो सोर्स इसका सबसे अच्छा माना जाता है बच्चा सनलाइट, सनलाइट कहा जाता है, या फिर मिल्क को कह सकते हैं, ठीक है, मिल्क को कह सकते हैं, या फिर मिल्की प्रोडक्ट को कह सकते हैं, मिल्की प्रोडक्ट को कह सकते हैं। इनको आप इसके सोर्स के में काउंट कर सकते हो, इनको आप इसके सोर्स में काउंट कर सकते हो बच्चा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा, इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी कमी से क्या हो जाता है बाबू, इसकी कमी से, देखो अगर चाइल्ड की बात करें, छोटे बच्चे की बात करें, देखो आप में से सब लोग जानते होंगे कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। देखो मैं इस बात में दो बातें और जोड़ना चाहूंगा, क्या, चाइल्ड, अगर छोटे बच्चे की हम बात करें ना, तो छोटे बच्चे की कमी, छोटे बच्चे में अगर विटामिन डी की कमी हुई तो उस रोग को कहा जाएगा रिकेट्स, रिकेट्स कहा जाएगा बच्चा। और अगर बड़े बच्चे में, बड़े इंसान में हुई तो उसको कहा जाएगा ओस्टियोमेलेसिया। एक और रोग होता है ओस्टियोपोरोसिस, अलग होता है, वो विटामिन की कमी से नहीं होता, वो हार्मोन की कमी से होता है बच्चा, ओस्टियोपोरोसिस, पोरोसिस नाम का रोग होता है। तो इसमें ओस्टियोपोरोसिस को काउंट मत करना, ओस्टियोमेलेसिया में ये हार्मोन की कमी से होता है, और ये होता है किसकी कमी से, ये होता है विटामिन डी की कमी से, ठीक है बच्चा। इसके बाद हम बात करते हैं विटामिन ई के बारे में, विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई का जो नाम है बच्चा वो है टोकोफेरोल, ठीक है जी, टोकोफेरोल इसका नाम है, टोकोफेरोल। अब देखिए टोकोफेरोल की मैं बात करूं बच्चा, इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी इसे कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हमारे विटामिन ई को, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ध्यान से समझिए, ब्यूटी विटामिन इसे कहा जाता है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आगे चलूं, ब्यूटी विटामिन को लेकर के, इसके इस पार्ट को लेकर के मैं थोड़ा सा आगे चलूं बच्चा। ये हेल्प करता है इन रिप्रोडक्शन, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, जो प्रजनन में सहायक होता है, ठीक है बच्चा, प्रजनन में सहायक होता है। कौन सहायक होता है, यही टोकोफेरोल यानी विटामिन ई। अब वही बात करते हैं, अब आप कहें सर ब्यूटी विटामिन है, तो देखिए दुनिया का बच्चा, हर बच्चे की एक इच्छा होती है ना, आप लोगों में से भी होगी। जब मैंने इसको ब्यूटी विटामिन कहा तो आप लोगों ने कहा होगा सर इसका तो सोर्स बता दो हमें जल्दी, बस, है ना, हमें भी तो सुंदर होना है। तो यानी इसके जो सोर्स है बाबू, देखिए ध्यान से समझिए, इसके जो सोर्स है वो है स्प्राउटेड ग्रेन, स्प्राउटेड ग्रेन बच्चा, अंकुरित अनाज, अंकुरित अनाज, ये इसके सोर्स है बच्चा। किसके सोर्स है, इसके साथ साथ इसके और क्या सोर्स है, इसके सोर्स है बच्चा, जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, या फिर मिल्की प्रोडक्ट आप कह सकते हो, है ना, मिल्की प्रोडक्ट कह सकते हो, मिल्क कह सकते हो, मिल्की प्रोडक्ट कह सकते हो। मिल्की प्रोडक्ट आप कह सकते हो। इसके अंदर एक चीज और कह सकते हो, क्या, पनीर वगैरह कह सकते हो, है ना, एग भी हैं, यानी मैक्सिमम जो प्रोटीन के सोर्सेस हैं, सोयाबीन भी है, जो मैक्सिमम प्रोटीन के सोर्स आप देखोगे ना, वो सब सोर्स किसके होते हैं, वो विटामिन ई के सोर्स होते हैं बच्चा। और अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, डेफिशिएंसी कमी हो गई तो क्या होगा, कमी हो गई तो बच्चा डलनेस आ जाएगी, डलनेस, झुर्रियां आ जाएंगी चेहरे पर। और साथ साथ क्या हो सकता है,
नपुंसकता हो सकती है, इंपोर्टेंट, ठीक है बच्चा, नपुंसकता, और बांझपन हो सकता है, इनफर्टिलिटी का केस आ सकता है गर्ल्स में, ठीक है। ये केसेस आ सकते हैं अगर टोकोफेरोल यानी जिसको आप लोगों ने विटामिन ई कहा है उसकी कमी हो जाती है तो। अब हम आगे चलते हैं, अब हम बात करेंगे विटामिन के बारे में, ठीक है बच्चा, विटामिन के बारे में। विटामिन के का नाम क्या है? फाइलोक्विनोन नाम है इसका, नाम क्या है? फाइलोक्विनोन। अब इससे ये क्या करता है? ये हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग। जो रक्त का थक्का बनता है ना, जैसे मान लीजिए कहीं से कट गया, खून रुक गया, वो इसी की वजह से रुकता है। इसके बाद अगर बात करें बच्चा तो इसके सोर्स क्या क्या है? इसके सोर्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये इसके सोर्स है बच्चा। हरी पत्तेदार सब्जियां ये किसके सोर्स है? विटामिन के सोर्स है। यहां तक क्लियर है? यहां तक अगर आप लोगों को क्लियर है तो बताइए, ठीक है। ये किसके सोर्स हैं? ये विटामिन के सोर्स है। फाइलोक्विनोन किसमें? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये इसके सोर्स हैं। बताइए यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद देखिए अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या होगा भैया? ऑब्वियसली ब्लड क्लोट नहीं होगा। अगर इसकी कमी हो गई, मान लीजिए मैं कहूं आप लोगों को कि इसकी डेफिशिएंसी हो गई, कमी हो गई, तो क्या होगा? मैं कहूं अगर इसकी कमी हो गई तो क्या होगा बच्चा? इसकी कमी हो गई तो हमें क्या देखने को मिलेगा? हमें यह देखने को मिलेगा कि नो ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, है ना, नहीं बनता है, नो ब्लड क्लोटिंग। इसके फंक्शन से ही हमें समझ जाना चाहिए, ठीक है, इसके फंक्शन से ही हमें समझ जाना चाहिए कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब देखो कितना डिटेल से हम लोग डिस्कशन करें, एक एक पॉइंट को मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं, ध्यान से देखना बच्चा, है ना। अब पढ़ते हैं। अब ये था हमारा, ये जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये क्या थे? फैट सोल्यूबल विटामिन थे, है ना। देखो फैट सोल्यूबल विटामिन। अब हम पढ़ेंगे क्या? अब हम पढ़ेंगे बच्चा वाटर सोल्यूबल विटामिन। लिख दे रहा हूं यहां, वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं विटामिन सी के बारे में। विटामिन सी का जो नाम है वो एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम है बच्चा, ठीक है। कौन सा नाम है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। नोट किया आप लोगों ने? चलो अब थोड़ा सा मैं आगे चला तो एक चीज और यहां पर नोट करेंगे। एस्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है विटामिन सी का। एक चीज और मैं यहां पर बताऊंगा कि अगर इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, तो एक रोग होता है जिसका नाम है स्कर्वी। स्कर्वी क्या होता है? जिसमें स्वेलिंग आ जाती है इन गम्स, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, या ब्लीडिंग हो जाती है इन गम्स। जो मसूड़े हैं उनमें ब्लीडिंग होने लग जाती है, खून आने लग जाता है, या सूजन आ जाती है। अब देखिए जो लोग हैं ना ज्यादा ड्रिंक करते हैं, उन लोगों में एक कंडीशन देखने को मिलती है। वो लोग जब ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनमें क्या होता है बच्चा? उनके अंदर विटामिन सी, यूरिन, क्योंकि जो लोग ड्रिंक करते हैं वो यूरिन भी ज्यादा जाते हैं, तो उनमें क्या होता है? विटामिन सी की लगातार कमी हो जाती है। और जब उनमें विटामिन सी की कमी होती है तो क्या देखने को मिलता है? उनके मसूड़ों से खून आने लग जाते हैं, उनके जो गम्स के अंदर सूजन होने लग जाती है मसूड़ों में। तो ये देखने को मिलता है। इसके सोर्स क्या होते हैं? जितने भी सिट्रस फ्रूट है, जैसे लेमन की एग्जांपल ले लीजिएगा, सिट्रस फ्रूट का एग्जांपल ले लीजिएगा बच्चा, सिट्रस फ्रूट इसका एग्जांपल हो सकते हैं। या फिर हम लोग इसमें क्या काउंट कर सकते हैं? एक चीज और लिख सकते हैं, क्या? आंवला लिख सकते हैं, आंवला इसका एग्जांपल हो सकता है बच्चा, ठीक है। ये सब इसके एग्जांपल हो सकते हैं, देख लीजिए, ये सब इसके एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। ये एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी वाटर सोल्यूबल का पहला विटामिन।
अब मैं बात करूंगा आपके सामने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो मैं B1 लिखूंगा, B2 लिखूंगा, B3 लिखूंगा, B5 लिखूंगा, B6 लिखूंगा, B7, B9 और B12। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। मैं इनकी बात करूंगा। देखिए B1 की अगर मैं बात करूं, B1 को क्या नाम दिया गया है? B1 को जो नाम दिया गया है बच्चा, थियामीन नाम दिया गया है। B2 को नाम दिया गया है राइबोफ्लेविन नाम दिया गया है। B3 को जो नाम दिया गया है वो नियासिन नाम दिया गया है। B5 को नाम दिया गया है वो पेंटोथेनिक एसिड कहा गया है इसे। B6 को नाम दिया गया है पायरोडोक्सिन नाम दिया गया है, पायरोडोक्सिन नाम दिया गया है बच्चा। B7 को बायोटीन नाम दिया गया है। B9 को फोलिक एसिड नाम दिया गया है, फोलिक एसिड। प्रेग्नेंट लेडी को फोलिक एसिड के टैबलेट दिए जाते हैं। और B12 को साइनोकोबालमीन नाम दिया गया है, साइनोकोबालमीन नाम दिया गया है बच्चा। ठीक है, ये सब मैंने आपके सामने लिख दिए। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, देखिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है तो इसका मतलब इसके सोर्स तो सबके एक होंगे, इसके सोर्स तो सबके ही एक होंगे ना। अब विटामिन B1 की कमी, B1 से क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी, जिसमें बच्चे की बॉडी की ग्रोथ रुक जाती है ना, जुबान रुकने लग जाती है, इस तरह के डिजीज उसमें देखने को मिलते हैं। राइबोफ्लेविन में क्या होता है? राइबोफ्लेविन में मसूड़ों में जैसे होठ पर छाले हो जाना, जीभ पर छाले हो जाना, कहते हैं ना मुंह में छाले हो गए, वो इसकी वजह से बचा है ना। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि मुंह के अंदर, मुंह में छाले हो जाना, मुंह में छाले हो जाना, आप इसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर वहीं अगर मैं नियासिन की बात करूं तो नियासिन में आप लोग क्या लिख सकते हो? नियासिन में एक डिजीज होता है जिसका नाम है पेलेग्रा, पेलेग्रा डिजीज होता है बच्चा। पेलेग्रा में क्या होता है? भूलने की बीमारी, भूलने की, पाचन की, इस तरह की बीमारी हो जाती है। पेलेग्रा के साथ साथ इसमें ऐसा भी कहा जाता है इसको 4D सिंड्रोम भी इसी की वजह से होता है। ठीक है, एक वर्ड सुनना होगा कभी, 4D सिंड्रोम। यहां डी क्या क्या है देखिए, डी क्या क्या है? 4D का रोग है ये। 1D से मान लीजिए अगर इसकी लगातार कमी होती रहे ना तो डेथ भी हो सकती है। और 1D से बनता बच्चा डायरिया, डायरिया। और 1E से बनता है बच्चा, 1E से बनता है डिमेंशिया, डिमेंशिया। और 1E से बनता है डर्मीटाइटस, डर्मीटाइटस। ये 4D का रोग है बच्चा, 4D का ये रोग है। ठीक है, आप देख लीजिए, ये इसके अंदर हो सकता है। डर्मीटाइटस क्या होता है? पूरी बॉडी पर जो है ड्राइनेस आ जाएगा, खराश आ जाएगा पूरी बॉडी पर। डिमेंशिया क्या हो जाता है? छोटी छोटी बातों को भूलने लग जाएंगे, ब्रेन का रोग हो जाएगा, है ना। पेंटोथेनिक से क्या होता है? पेंटोथेनिक से होता है बच्चा छोटी उम्र में बाल सफेद हो जाना, ठीक है, यानी वाइटनेस। या आप लोग इसमें ये लिख सकते हो प्रीमेच्योर ग्रेविंग, प्रीमेच्योर ग्रेविंग इन हेयर। ठीक है, बालों में सफेदी आ जाना, प्रीमेच्योर ग्रेविंग इन हेयर, बालों में सफेदी आ जाना बच्चा। पायरोडोक्सिन की बात करूं, इससे एनीमिया नाम का रोग होता है बच्चा, एनीमिया, रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाना, रक्त अल्पता, खून की कमी हो जाना। बायोटीन की बात करूं, इससे भी जो है ये वाइटनेस आती है ऑन हेयर, वाइटनेस ऑन हेयर, बालों पर सफेदी आ जाती है।
बालों पर सफेदी आ जाती है। किसकी वजह से? बायोटीन की वजह से, फोलिक एसिड की वजह से। फोलिक एसिड की वजह से बच्चा एनीमिया हो जाता है, एनीमिया हो जाता है। और ये जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट, कोबाल्ट पाया जाता है बच्चा, ठीक है। और इसकी वजह से भी किसकी कमी हो जाती है? एनीमिया रोग हो जाता है, एनीमिया। देखिए मैंने आपको सब कुछ आपके सामने लिख दिया है बच्चा, आप चेक करेंगे ना तो सब कुछ आपके सामने लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था? विटामिन है। सबसे कौन सा डिजीज होता है? अब विटामिन के जो सोर्स है वो कॉमन है, जैसे सोयाबीन हो गया, मिल्क हो गया, ग्रीन वेजिटेबल हो गया, चिकन हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, दालें हो गई, वो सब इसके सोर्स है, ठीक है। तो ये हमारा विटामिन बी था। इसके बाद चलिए बस लास्ट हमारा पोर्शन बचता है मिनरल, मिनरल बचा, लास्ट बचता है खनिज, ठीक है। अब तक आप लोगों ने देखा है पूरी वीडियो में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट से लेकर पूरा डिटेल, इतना डिटेल आप लोगों को आज तक नहीं आप लोगों ने देखा होगा। एक एक पॉइंट का डिटेल मैंने आपके सामने रखा है बच्चा। यहां पर देखिए, यहां पर देखिए, अब हम बात कर रहे हैं खनिज की। खनिज में बच्चा हम लोग क्या क्या खाते हैं? कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम लेते हैं हम बॉडी में, Ca, मैं लिख देता हूं पहले। फास्फोरस लेते हैं, P बोलते हैं जिसे। सल्फर लेते हैं, सल्फर, S बोलते हैं इसे, ठीक है। सल्फर के बाद हम पोटेशियम खाते हैं, पोटेशियम लेते हैं हम। ये बेसिकली आप लोगों को ग्रीन वेजिटेबल में मिनरल मिलते हैं। हम लोग सोडियम भी खाते हैं, हम लोग क्लोरीन भी खाते हैं, Cl। हम लोग जो है मैग्नीशियम भी खाते हैं बाबू, Mg, ठीक है। अब देखिए मैं एक चीज, जब इतना पढ़ लिए तो भैया थोड़ा सा और देख लो, इतना डिटेल हो गया जब थोड़ा सा और देख लो। क्या? ये कैल्शियम हम कितने अमाउंट में खाते हैं? 500 मिलीग्राम पर डे। फॉस्फोरस 350 मिलीग्राम, सल्फर 300 मिलीग्राम, पोटेशियम 250 मिलीग्राम, सोडियम 250 मिलीग्राम, क्लोरीन 300 मिलीग्राम और मैग्नीशियम 350 मिलीग्राम। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था ना आपको क्लोरोफिल, और लिखवाया था उसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है, ये रहा, है ना। अब चलो एक चीज और कर लेते हैं। कैल्शियम का यूज कहां है? हड्डी मजबूत करने में, हड्डी मजबूत करने में बच्चा, इसके अंदर यूज है। दूसरा इसका यूज कहां है? रक्त का थक्का बनाने में, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनता है इससे, है ना। फास्फोरस का यूज कहां है? डीएनए की फॉर्मेशन में, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, डीएनए के संश्लेषण में। डीएनए में तो होता है ना फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को सॉरी फॉस्फेट ग्रुप होता है H3PO4। अब मैं सल्फर की अगर बात करूं तो सल्फर में क्या होता है बच्चा? सल्फर में क्या होता है? सल्फर के अंदर सल्फर कंपोनेंट है किसका? प्रोटीन का, विटामिन का, इनका घटक है, कंपोनेंट ऑफ विटामिन, कंपोनेंट ऑफ विटामिन, प्रोटीन, इनका घटक होता है बच्चा, प्रोटीन का, विटामिन का, इनका घटक होता है। इसके बाद दोनों पोटेशियम की और सोडियम की बात करूं तो ये हेल्प करते हैं, हेल्प इन कंट्रोल, क्या कंट्रोल करने में? अमाउंट ऑफ, हेल्प इन कंट्रोल अमाउंट ऑफ एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस इन ह्यूमन बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जो एसिड और बेस की मात्रा है उसको कंट्रोल करने में ये सहायता करते हैं बच्चा। क्लोरीन का काम क्या है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ
हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस जिसकी वजह से प्रोटीन का डाइजेशन होता है स्टमक में। जठर रस, जठर रस। इसके बाद अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम क्या करता है, रिमूव ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस अभिक्रिया को हटाता है। ग्लाइकोलाइसिस क्या होती है, जिसमें एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन हो, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो, और क्या होता है, ग्लूकोज लैक्टिक एसिड में टूट जाए। इसमें टूट जाए बच्चा, लैक्टिक एसिड के अंदर ग्लूकोज टूट जाए। ये हमारा पार्ट है। आपको देखिए मैंने इस पूरे चैप्टर का कोई एक सिंगल पोर्शन ऐसा नहीं है बच्चा जो छुड़वाया होगा। अब से आप लोग एक काम कीजिएगा, जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हैं सबको निकालिएगा और कैलकुलेट करके देखिएगा। एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके नोट से बाहर होगा, यह मैं वादा करता हूं। सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा बच्चा जो आपके नोट से बाहर होगा, ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं होगा। तो आज की इस क्लास को हम यहां पर रोकेंगे। पूरा होता है हमारा पूरा न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से एक नए टॉपिक से फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।